बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले एक शेर हामिद मीर की नज़र कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, हामिद मीर साहब गौर से सुनिए कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। जी जनाब, दोस्तों मामला ये है जो कि आपके पास कई वीडियोस के ज़रिए हमारे साथी यूट्यूबर्स के ज़रिए तो पहुंच ही चुका है। यंग यूट्यूबर शहाब ने आज इंकशाफ किया कि हामिद मीर साहब का फेसबुक पेज जो है वो भारत से चलता है, यानी एक एडमिन भारत से भी है, 4 पाकिस्तान से थे पहले, उसके बाद फिर वो एडमिन डिलीट किया गया हामिद मीर साहब की टीम की जानिब से या हामिद मीर की जानिब से। उसके बाद फिर वो फेसबुक पेज भी डिलीट कर दिया गया। बहुत बड़ा इंकशाफ है ये, इसके ऊपर शहाब को हम तहसीन पेश करते हैं, दादे तहसीन देते हैं। और एक टेक्निकल बात हम आपको ये बताते चलें कि फेसबुक पेज की अगर मोनेटाइजेशन का मसला था मीर साहब, वैसे तो आपको पैसों का मसला नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मोनेटाइजेशन का मसला था फेसबुक पेज की, तो हज़ारों लाखों पाकिस्तानी बरतानिया में, इंग्लैंड में, दीगर कई जगहों पर रहते हैं, वहाँ से आसानी से ऑपरेट कराया जा सकता था। लेकिन ये जो आप इंडिया से ऑपरेट करा रहे थे, इसकी कोई ख़ास वजह थी, वो आपको बताना पड़ेगी। दूसरा मामला कि एक भारतीय जरीदे दी प्रिंट में हामिद मीर साहब का आज एक आर्टिकल शाया हुआ, उसके ऊपर वकार मलिक साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, हमारे यूट्यूब में सीनियर हैं, ज़बरदस्त उन्होंने बात की। तीसरा मामला, हामिद मीर साहब ने ट्विटर के ऊपर कुछ धीमे सुरों में फौज से और जर्नैलों से माफ़ी मांगने की कोशिश की है, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैं एडिशनल क्या आपको बता पाऊंगा? एडिशनल मैं आपको ये बता पाऊंगा कि मैं हामिद मीर साहब का 5 वर्ष तक जियो में कोलीग रहा हूं, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रग रग से वाकिफ़ हूं कि वो लोगों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्युनिटी को इस्तेमाल किया, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना रहा है। और बाज़ इलेक्शन ग्रुप्स में जो कि प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, मैं उन दोस्तों के साथ उठता बैठता रहा हूं, उनका साथ हिस्सा रहा हूं जब हम इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे। उनको भी हामिद मीर ने इस्तेमाल किया है, पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं हामिद मीर साहब, और बाद में वो बैठ के कई महफिलों में वो हामिद मीर को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट भी करार दिया करते थे। अब भी वो करार देंगे और कहीं पीछे हाथ रखकर वो रहेंगे भी कि हामिद मीर उन्हें एक मरतबा फिर इस्तेमाल करके अपने एक बड़े मंसूबे के लिए, और वो इस्तेमाल भी हो गए। खैर, ये बातें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी क्योंकि इसके लिए रिसर्च होना जरूरी है, इसके लिए इवेंट से दूर हट के देखना जरूरी है। आप जब एक्सीडेंट के अंदर होते हैं ना, तो आपको ये पता नहीं चलता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। जहां एक्सीडेंट हुआ है उससे जरा फासले से जाके देखिए तो आपको पता चलेगा एक्सीडेंट कैसे हुआ है। या ट्रैफिक जैम है तो गाड़ी में बैठे आपको पता नहीं चलेगा किसका कसूर है, जरा एरियल व्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा फलां बंदा कसूरवार है। तो ये जो सारे लोग एक हल्ले में ना, आज़ादी सहाफत के हल्ले में सरों को बंद करके अपने ज़मीरों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध के एकदम से हामिद मीर साहब के साथ खड़े हो गए कि पता नहीं वाकई आज़ादी सहाफत खतरे में है। ये ज़रा चोट जब ठंडी होगी तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि कहीं उन्हें इस्तेमाल तो नहीं कर लिया गया और उन्हें वाकई इस्तेमाल किया गया है। जो आज हामिद मीर के ट्वीट से पहले जाहिर हुआ, मौसूफ ने यह कहा कि मैं फ़ौज का बहैसियत इदारा बड़ा एहतराम करता हूं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल गया, कुछ किस्म की बातें उन्होंने आर्टिकल के अंदर लिखी। लेकिन हामिद मीर साहब बड़ी कैलकुलेटेड मूव करते हैं जनाब, ज़्यादा कुछ और वो कुछ कम नहीं बोलते, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। उनको पता होता है कि किस वक्त मैंने किस इवेंट में किस वक्त कहाँ पे आग लगी है और मैंने छलांग लगानी है और किस तरह मैंने मशहूर होना है और किस, ये इस मशहूरी का मामला है। नोट कीजिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, हामिद मीर सहाफत में सिर्फ बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा वाला फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस वजह से वो बड़े सहाफी, इन्वर्टेड कामाज में बड़े सहाफी बने हैं। उनके क्रेडिट पर कुछ भी नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं, उनके क्रेडिट पर प्लांटेड इंटरव्यूज के अलावा कुछ भी नहीं है जो उनसे एजेंसीज ने करवाए, जो उनसे मुख्तलिफ तंजीमों ने करवाए, जो उनसे मुख्तलिफ आलमी एनजीओज ने करवाए। मैं ये चैलेंज करता हूं, साबित कर भी कर सकता हूं कि इसलिए हामिद मीर को सिर्फ पता है कि आग में कूदना कैसे है, मशहूर कैसे होना है, उससे माल कैसे बनाना है, और ये मैं सबूत पेश करता रहा हूं। वापस आते हैं आज की तरफ। हामिद मीर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ऊपर आज ट्वीट किया कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं शायद मेरे साथ इतना कुछ हो गया और मैंने फौज के खिलाफ बात नहीं की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जनरल मुशर्रफ का नाम क्या आपने नहीं लिया? क्या आपने ये नहीं कहा कि जनरल मुशर्रफ चूहा है, वो भाग निकला है? हालांकि हम बताते रहते हैं कि चूहा तो वो कालम थे, वो बूट चार्ट कालम थे जो आप उनके हक में लिखते रहे 2 साल तक, उसके ऊपर तो आपने बात नहीं की। और उसके बाद फिर आपने आगे जाके मलबा उस
यूट्यूबर के ऊपर डाल दिया कि जो कुछ उसने कहा, अब उनको भी एहसास हो रहा होगा कि मैं इस्तेमाल हो गया, जो कुछ उन्होंने कहा जी मैंने तो उसको सपोर्ट किया, मैंने सिर्फ ये ऐड कर दिया कि हम जो है वो आपके घरों में नहीं घुस सकते क्योंकि हमारे पास टैंक नहीं है, तो हम आपके घरों की बातें बताएंगे, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। और फिर उसके बाद आप एक इंडियन वेबसाइट के लिए भी जो है वो लिख रहे हैं और वहाँ पर आप ये जो है वो सारा शोर मचा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि इंडिया वो मुल्क है, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान और इंडिया की जो आबादी है वो 1.5 अरब के करीब है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़ुबान तकरीबन मिलती जुलती है, उर्दू जिसको वो हिंदी कहते हैं। तो हम एक दूसरे की बातें जो हैं वो बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो भी आपस में एक जैसे हैं। और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी भी अगर हम बोलें तो वो हम एक दूसरे का कंफर्ट लेवल की वजह से आसानी से वो अंग्रेज़ी ज़ुबान भी समझ जाते हैं, इश्यूज़ भी हमारे दरमियान चलते रहते हैं। तो मामला है व्यूअरशिप का, मामला है रीडरशिप का, मामला है उस ऑडियंस का। तो हामिद मीर साहब किसी भी मामले में, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि चाहे किसी के घर में कुछ जनाजा पड़ा हो, हामिद मीर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी सहाफ़त में उससे भी कैश करने की कोशिश की है, उससे भी क्रेडिट लेने की कोशिश की है। चाहे बम धमाकों में लोग मर रहे हों, हामिद मीर ने वहां भी अपनी रेटिंग का फिक्र किया है। ये एक मरतबा फिर जाते जाते, मैंने आपको कहा है कि जिंदा हाथी लाख का, मुर्दा हाथी 1.25 लाख का, मैं एक वीडियो पहले कर चुका हूं, वो अभी भी रेटिंग ही के चक्कर में है। उन्होंने ऑडियंस ली है और ऑडियंस के साथ साथ उनको क्योंकि पता है कि इंडियन टीवी चैनल्स इस सारी चीजों को कैसे प्रमोट करते हैं, वायरल करते हैं। और जब वो वायरल करेंगे तो जब हामिद मीर पाकिस्तान में बदनाम होंगे, इंडिया में मशहूर होंगे, तो डेफिनेटली उससे उनकी रेटिंग बढ़ेगी। रेटिंग से कतई ये मतलब नहीं है कि वो कोई पॉजिटिव चीज है या उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उन्हें क्रेडिबिलिटी की फिक्र ही नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि हामिद मीर साहब अपना कलम बेच चुके हैं। कलम उन्होंने किस तरह से बेचा उसके सबूत हम आपके सामने रखते रहे हैं, आगे भी रखते रहेंगे कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों को फांसियां देने की बात की और आज उन्हीं सियासतदानों के चाहने वाले हामिद मीर के साथ खड़े हुए हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि हामिद मीर ने कैसे मुल्क में जब आइन तोड़ा गया तो उसकी हमेशा से उन्होंने हमायत की, उसके साथ साथ उन्होंने फौजी जर्नैल जो उस वक्त थे उनकी टाउटी करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट की टाउटी करते रहे। ये सारी चीज़ें हमारे सामने वाजे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने उस जो वेबसाइट है उसके अंदर जो मजमून लिखा उसमें मौसूफ फरमाते हैं कि मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, लेकिन मैं क्यों जाऊं और मुझे मरवा दिया जाएगा। दो चीज़ें आप जहन में रखें। हामिद मीर की पूरी तकरीर सुने, सारी जो उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर की, आपको इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर मिल जाएगी। गौर से सुने क्योंकि मैं गौर से सारी तकरीर सुनने का आदी हूँ। ये मेरा जो है पूरे साफ्ती करियर में तजर्बा रहा है, मैं कोई चीज़ फॉरवर्ड नहीं करता। उसमें हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं, अभी कोई ऐसा मामला नहीं था कि उन्हें जो है वो उनका प्रोग्राम को बैन किया गया जियो से। उन्होंने फरमाया हमें अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो हम ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे। ये नौकरी हमारे पैरों की बेड़ियां हैं, ये हमें कैद करके रखते हैं, हमें अब इससे डर नहीं लगता, हम आज़ाद होंगे तो ज़्यादा खुलकर बोलेंगे। यानी कि कोई मामला तो था कि हामिद मीर को इस मामले का पता था कि वो जॉब में नहीं रहेंगे या वो बैन कर दिए जाएंगे, इसलिए तो पहले उन्होंने तकरीर में इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी और इंसान जब ये कैलकुलेटेड मूव करता है तो उस दौरान भी जब वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो जज्बात में उससे गलतियां भी हो जाती हैं। तो हामिद मीर की उस तकरीर का भी फ्रांजिक एडिट किया जाए और सारे हालात भी अगर देखे जाए तो आपको साफ पता चल जाएगा कि हामिद मीर को पहले से अंदाजा था, या तो फिर उनकी रेटिंग का मामला हो सकता है, जो कोई और बात हो सकती है, या फिर ये सारा उन्होंने प्लान इसीलिए किया। और फिर एक बात पे और गौर कीजिए कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर उन दोस्त जो हमारे वो जो एक व्लॉगर हैं जिनके ऊपर हमला हुआ, उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसका फ्रांजिक ऑडिट किया जाए माजी में जाके, तो वो अपने ट्विटर से हामिद मीर के मुतल्लिक क्या कहते रहे या उनके क्या ख्यालात थे। मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूं, जो लोग इस वक्त हामिद मीर के साथ या उनके ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, या जो लोग या जिन लोगों के ट्वीट हामिद मीर रीट्वीट करते रहे, जिनमें ये साहब भी शामिल हैं, जो है वो जिनके ऊपर जो है वो जिन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर हमला हुआ है, ये जो वाक़या हो जिसकी हम मजम्मत करते हैं, वो उनके इतने खिलाफ रहे कि वो उनको एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट करार देते रहे माजी में। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ। और अभी भी जो साहब उनके लिए मुख्तलिफ जगह पे लाइव शोज़ कर रहे हैं, वो भी उनको बेशुमार दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हामिद मीर को कह चुके हैं, और अभी एक दफ़ा फिर उनके ऊपर साबित हो जाएगा कि हामिद मीर उनको एक मरतबा फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात का मैं जिक्र आपके सामने करता हूं कि एक तो मैंने ये जिक्र किया कि उनकी तकरीर का कि कैसे कैलकुलेटेड थी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्हें रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाएगा और मेरे दोस्त कह रहे हैं मुल्क छोड़ दो। तो उस दिन भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जाते, हम इधर ही रहेंगे। अब वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन ही हमने ये बात की थी कि किसी न किसी तरीके से ये कह कर कि उन्हें जहां पर जान का खतरा है, वो कोई इंटरनेशनल कोई इदारा इसके अंदर बीच में आ जाए, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, कोई आलमी इदारा आ जाए जर्नलिज्म का, जो है वो ये बात करे कि हामिद मीर की जान को खतरा है, हामिद मीर को बाहर भिजवाया जाए। इस किस्म का वो माहौल बना रहे हैं।
تیسری اور اہم ترین جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو کہ لب لباب ہے، کرکس ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، وہ یہ ہے کہ حامد میر کہہ رہے ہیں مجھے غدار قرار دیا جا رہا ہے کہ مجھے کہیں مروا نہ دیا جائے یا روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، ہم ناولز میں بھی پڑھتے ہیں، ہم حقیقی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ہم نے جو ہے کولڈ ورلڈ وار کے دوران بھی دیکھا، روس اور امریکہ کے اندر بھی دیکھا۔ اگر آپ کسی ایک ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اس ایجنسی کے لیے کام کرتے کرتے آپ اسے ڈبل کراس کرنا شروع کر دیں یا اس کے خلاف ہو جائیں، تو پھر کیا کرتی ہے وہ ایجنسی؟ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں کسی طرف اشارہ بھی نہیں دینا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، دوبارہ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی ایک ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہوں اور اس ایجنسی کو آپ چیٹ کرنا شروع کر دیں، خاص موقع پہ جا کے فائدے اٹھانے کے بعد آپ کسی اور کے لیے کام شروع کر دیں، تو پہلی ایجنسی کیا کیا کرتی ہے؟ یہ میں ایک بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، اور بات بڑی خطرناک ہے لیکن بات بڑی پتے کی ہے، اور میں اس کو مزید واضح کرتا ہوں کہ حامد میر صاحب، آپ کیونکہ ہمیں بھی تو صحافت میں 20 سال ہو گئے، ہم نے الحمدللہ ملک و قوم کے نظریات کا کسی جگہ سودا نہیں کیا، اپنی مرضی سے جو کچھ لکھا کیا اور تمام تر صحافتی اصولوں کا خیال رکھا، کسی کے کہنے پہ کے اوپر استعمال بھی نہیں ہوئے، نہ کسی ایجنسی نے ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، نہ کسی سیاستدان نے ہمیں کبھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور نہ کبھی اور کسی سیکیورٹی کے ادارے نے ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ، کیونکہ ہم بڑی خوش اسلوبی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے اوپر کیونکہ شروع میں ہی پتا چل گیا تھا کہ ہونوار بروا کے چکنے چکنے پات، آپ کو کیونکہ بہت جلدی شہرت حاصل کرنے کا شوق تھا، آپ شہرت کی بلندیوں پر جانا چاہتے تھے، اس لیے ایجنسیز نے آپ کو پک کر لیا، ایجنسیز نے آپ کو پک کر لیا، آپ ان کے ایجنڈے پر چڑھتے رہے سالہ سال، آپ صحافت کرتے رہے سالہ سال، آپ کے اوپر الزامات تک لگے۔ آپ کو پتہ ہے خالد خواجہ والے معاملے کے اوپر آپ کے اوپر الزام لگا کہ آپ کے کالموں کی وجہ سے اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی، اسے افغانستان میں قتل کر دیا گیا، اور کتنے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں غریب عوام کے بچوں کو آپ نے اوصاف میں کالم لکھ لکھ کر آپ نے انہیں افغانستان بھجوایا، اور وہاں آپ نے انہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ موت کے منہ میں وہاں پر پہنچے۔ اس قسم کے کام آپ نے کیے، آپ نے جو اتنی زیادہ شہرت ادا کی ہے اس کی کوئی قیمت، اتنی زیادہ جو شہرت آپ نے حاصل کی ہے اس کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی نا حامد میر صاحب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جان لے لی جائے یا آپ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں، ہم آپ کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں، آپ حفاظت سے رہیں، اپنا کام کریں، لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس طرف اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی ہے تو یہ دنیا کا اصول ہے، میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما سکے، لیکن جو کام آپ نے کیے ہیں، مجھے رونا آتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، آپ نے نہ اپنی فیملیز کا سوچا ہے، نہ آپ اپنے بیوی بچوں کا سوچا ہے، نہ آپ نے اس ملک کا سوچا ہے، نہ آپ نے اس ملک کی صحافت کا سوچا ہے، اور آج صرف اپنے لیے اس ملک کے سارے صحافیوں کو بیچنے چل نکلے ہیں، آپ اس ملک کی صحافت کو بیچنے چل نکلے ہیں، آپ میرے جیسے لوگ جو 10 ماہ سے بے روزگار ہیں، آپ اپنے کالموں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ انہیں 50,000 والا یوٹیوبر قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر طنز کرتے ہیں اپنے کالموں کے اندر، اور ایک طرف آپ آزادی صحافت کے چیمپئن بنتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے بے روزگار ہونے کے اوپر آپ نے ان کے حق میں کالم لکھا، کتنے مالکان کے خلاف۔ یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے دوست محمد مالک کی وجہ سے، وہ مجھے وہاں پر ہم ٹی وی میں ڈان کی چلتی ہوئی جاب کے مجھے وہاں پر لے کے گئے، اور اس کے بعد وہاں ایگریمنٹ کے بغیر جو ہے، ایگریمنٹ ابھی میرا 1 سال کا رہتا تھا، مجھے وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ آپ کو کیا اس بات کا نہیں پتا؟ آپ نے کسی صحافی، عام صحافی کے حق کے لیے آواز اٹھائی؟ نہیں، بالکل نہیں اٹھائی، لیکن میں بتا رہا ہوں اپنے صحافی دوستوں کو، وہ اس بات کو ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیں کہ حامد میر ایک دفعہ پھر آپ سب کو استعمال کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، 5 سال میں نے جیو ٹی وی میں کام کیا ہے، میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں، اور میں الحمدللہ بلا کا آبزرور ہوں، میں نے اچھی طرح سے آبزرو، ایک ایک لمحے کو میں نے ان کو آبزرو کیا ہے، اور کبھی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ جیو ٹی وی پہ جو حملہ ہوا تھا اس دوران حامد میر صاحب کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ سب کے سامنے آئیں گی، کیونکہ سچ کبھی بھی نہیں چھپتا، سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ حامد میر صاحب آگ سے کھیل رہے ہیں، حامد میر صاحب اس ملک سے کھیل رہے ہیں، اس قوم سے کھیل رہے ہیں، اس ملک کی صحافت سے کھیل رہے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور سب کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسے حالات کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کو وہاں سے دور ہٹ کے کسی جگہ جا کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ آج بھی اکیلے بیٹھ کر سوچیں گے، میں یہ ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اکیلے بیٹھ کر اگر وہ سوچیں گے تو یقیناً اپنے ان گناہوں کے اوپر، اپنے ضمیر بیچنے کے اوپر اور مختلف لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے اوپر وہ ضرور شرمندہ ہوں گے، اگر ان کے ضمیر میں آج بھی اگر تھوڑی سی جو ہے وہ سچائی کی رمق باقی ہے۔ یہ میرا ان سے چیلنج ہے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔